और आइए शुरुआत करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 यानी कि आज ही के दिन एक साल पहले हमास के आतंकी इजराइल की सीमा में घुस गए थे, जिसमें 1200 आम नागरिकों की हत्या कर दी गई। वहीं 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। उसके बाद शुरू हुआ इजराइल का बदला। इजराइल ने गाजा में हमला किया और अब तक 17,000 से ज्यादा आतंकियों को मारने का दावा किया है। इस संघर्ष में 42,000 के करीब फलस्तीनी भी मारे गए हैं। आज एक साल बाद इजराइल का संघर्ष अभी भी जारी है और दुश्मनों में अब हमास के साथ हिजबुल्लाह और हुती भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सात अक्टूबर 2023 इजराइल पर घुमड़ते आतंक के काले मेघ पिछले एक साल से न रुकने वाली जंग के रूप में बरस रहे हैं। आतंक की सुबह ने पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी त्योहार के जश्न में सराबोर निहत्थे इजरायलियों पर टूट पड़े। रॉकेट की बौछार के साथ 1200 बेकसूर लोगों की नृशंस हत्या कर दी और करीब 250 लोगों को अगवा कर लिया। इजराइल ने इसे अपने अस्तित्व पर हमला माना और 8 अक्टूबर को गाजा पर हवाई हमला बोल दिया। फिर 27 अक्टूबर को हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जमीनी अभियान शुरू किया। इजराइल ने हमास के 40,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया, 4700 सुरंगों और 1000 रॉकेट लॉन्चर साइट को ध्वस्त किया। अब तक इजराइल पर गाजा से 13,200 रॉकेट दागे गए। हमास और अन्य गुटों के 17,000 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। वहीं लेबनान में 6,000 से अधिक ठिकानों को तबाह किया गया। पिछले एक साल में 5,000 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गाजा पट्टी में 42,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल के 726 सैनिकों की मौत हुई है। 380 सैनिक 7 अक्टूबर को मारे गए, जबकि उसके बाद 346 सैनिकों की मौत गाजा में लड़ते हुए हुई। इनके अलावा 4,756 इजरायली सैनिक घायल हुए। दुर्घटनाओं में घायल 56 सैनिकों की मौत भी हुई। इजराइल ने बताया कि एक साल में 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को भर्ती किया गया है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग धीरे धीरे क्षेत्र में फैलती जा रही है। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। हमास के समर्थन में लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए। यमन के हूती गुट ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के समर्थित गुट सीरिया और इराक से भी इजराइल पर रॉकेट दागते रहे। अब ईरान ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला कर युद्ध की आशंका की आग और धक्का दिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जेएनयू इंटरनेशनल स्टडीज में हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, आज जब एक साल पूरा हो गया है, शुरुआत हमास ने की थी, आतंकी वारदात थी। हमास के आतंकियों ने करीब 1-1.5 हज़ार लोगों को वहाँ पर इजराइल के अंदर घुसकर मार दिया था, 250 लोगों को बंधक बना लिया था और उसके बाद इजराइल का बदला शुरू होता है। इजराइल कहता है कि 17,000 आतंकी मारे गए हैं और इस पूरा जो संघर्ष चल रहा है उसमें 45,000 फलस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब हम देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि इजराइल कितना सफल हुआ है अपने इस संघर्ष में? सबसे पहले तो जो 7 अक्टूबर पिछले साल हमला हुआ हमास की तरफ से, उसको विश्व में कोई भी संस्थान, कोई भी देश उसका समर्थन नहीं करता है, ना कर सकता है। पर उसके मुकाबले में इजराइल ने पूरे एक साल में, जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा गया, करीब 42,000 के आसपास लोग मौत के घाट उतार दिए हैं। उसका क्या कारण है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में देखना होगा कि जब इजराइल बना था 1948 में,
तो अरब के ज़्यादातर देश उसको एक देश बनाने में सहमत नहीं थे इस तरह से इस जगह पे। और उसके साथ साथ जो उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इन सब से कई बार इजराइल का युद्ध हो चुका है। तो इजराइल के जो जहन में बात रहती है अपनी सुरक्षा को लेकर, हमेशा उसको एक तरह से आशंका रहती है कि कोई ना कोई युद्ध या कोई खतरा मंडरा सकता है उसके ऊपर। और इस तरह से आतंकी हमला होने से, जिसमें इजराइल के उस वक्त 1200 के करीब नागरिक मारे गए थे, तो उसकी चिंता केवल जानो माल तक सीमित नहीं है, क्या हमारा देश रहेगा। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि इजराइल की जो रक्षा सुरक्षा की जो आप देखें तौर तरीका है, उनका जो उपकरण है, उनकी सेना है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी एक तरह से। ठीक उसी तरह से वहाँ की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसका भी जो उसकी गुणवत्ता को लेकर लोग उदाहरण देते थे। तो इस तरह से अचानक एक हमास के हमले से 1200 इजरायली मौत के घाट उतार देना, वो उनकी पूरे जीवन शैली पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो वो उनके जहन में इतना गहरा प्रभाव है उसका कि वो उसको वापस एक तरह से रिस्टोर करने के लिए इतना एक वर्ष से कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि वो हमास को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। अब वही बात वो हिजबुल्लाह के बारे में भी कहना शुरू हो गए हैं। तो इतिहास में यदि या उनकी जहन में किस तरह की शंकाएं हैं, उसको उसके नज़रिए से देखें तो शायद इजराइल जो कर रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए ही कर रहा है। आज अगर हम देखते हैं, इजराइल हमास को ख़त्म करना चाहता था। हमास के कई बड़े जो लीडर हैं उनको इजराइल ने ख़त्म भी किया, और साथ ही साथ हमने गाज़ा में देखा कि पूरे गाज़ा इलाके में इजराइल ने अपनी ज़मीनी सेनाएं वहाँ पर भेजकर काफ़ी नुकसान हमास को वहाँ पर पहुँचाया। लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो हमास के कारण क्या हुआ है कि हिजबुल्लाह और इजराइल का संघर्ष शुरू हो गया है। जिस तरह से इजराइल गाज़ा में घुसा था, कहीं ना कहीं लेबनान में भी वैसा ही अब शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ जो अन्य संगठन है जिनका ईरान समर्थन करता है, उन संगठनों से भी इजराइल का जो संघर्ष है वो शुरू हो गया है। तो ये संघर्ष जिस तरह से पश्चिमी एशिया में बढ़ रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इजराइल का कई बार इन देशों से युद्ध हो चुका है। जहां हम लेबनान की बात कर रहे हैं, 2006 में भी इनका इस तरह से युद्ध हुआ था। 1000 से ज़्यादा लोग उसमें भी मारे गए थे। फिर बाद में कुछ बातचीत हुई तो कुछ स्थिरता बनी, फिर से युद्ध शुरू हुआ। तो हम तो महात्मा गांधी के देश से बात कर रहे हैं। तो बार बार देखा गया कि हिंसा से हिंसा को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये हमारी भारत की सोच है। तो केवल युद्ध से यदि इजराइल सोचता है कि वो अपनी सुरक्षा कामयाब कर लेगा, तो शायद हमारी सोच में तो ये उतना सटीक नहीं लगता है। जाहिर है कि किसी ना किसी तरह से बातचीत से इसका जो क्या सुलझा सकते हैं, इसको किस तरह से जो दो राष्ट्र वहाँ बनने चाहिए, दो राज्य बनने चाहिए, उनको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो फ़िलिस्तीनी लोगों को अपना एक देश बनाने की उम्मीद बने और देश बने उनका, और इजराइल का अपना देश बने, ये किस तरह से हो पाएगा, ये मुझे लगता है ज़्यादा जटिल समस्या हो जाती है। और ख़ासकर अब जब हम देख रहे हैं कि युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, अब उसका ईरान में भी शामिल होना, और इजराइल का कहना है कि हम उसको रिटेलिएट करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सोच के बताएंगे। तो युद्ध के कम होने के, समाप्त होने के शायद इस वक्त कोई संकेत कम है, और युद्ध के फैलने की चिंता इस वक्त ज़्यादा है। तो मुझे लगता है इस माहौल में अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, जो बड़ी दूसरी शक्तियां हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, जिसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, साझेदारी है दोनों इजराइल और ईरान के साथ, तो बड़ी महाशक्तियों को कुछ सोचना होगा कि किस तरह से अपना प्रभाव वहाँ बनाकर युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। सर, यहीं पर एक अंतिम सवाल आपसे इस विषय पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर मैं जानना चाहता हूं। दरअसल भारत ने अपना पक्ष विभिन्न मंचों पर रखा है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो यूक्रेन और रूस का संघर्ष चल रहा है उसको लेकर भी, और पश्चिम एशिया में भी जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर भी बार बार ये कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम बातचीत की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, कुछ थोड़ा बहुत कोशिशें भी हुई हैं इस मसले को हल करने की, तो इसमें जो बातचीत की कोशिशें हुई हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इसमें किसी एक पक्ष के साथ हैं।
ये बिल्कुल आपने सटीक कहा कि जो भारत का योगदान है वो तो है ही। भारत ने लगातार फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश भी की है इस दौरान। पर जो बड़ी शक्तियां हैं, जैसे यूरोप के कुछ देश हैं, ब्रिटानिया है या जर्मनी है, इटली है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो ज़्यादा बड़े समर्थक हैं और जो सेना उपकरणों की इस वक्त वहाँ ज़रूरत है इजराइल को, वो लगातार वहाँ से उनको मिल रहा है। तो मुझे लगता है इन बड़ी शक्तियों की अपनी वजह हो सकती है, या प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अपनी कोई वजह हो सकती है कि मैंने कहा कि जैसे रुझान युद्ध से जीतने का इस वक्त ज़्यादा नज़र आता है और युद्ध को ख़त्म करके शांति बनाने की जो कोशिश है वो शायद उतनी ज़ोर से सामने नज़र नहीं आ रही है। एक के बाद एक समझौते हुए हैं जिनमें नए उपकरण, नए हथियार इजराइल को मुहैया कराने की, वहाँ निर्यात करने की लगातार बातचीत सामने मीडिया में आती रहती है। तो उससे शायद युद्ध के जो एक तरह से संकेत हैं वो ज़्यादा हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि हालांकि 1 साल पूरा हुआ, उस समय पर जिस तरह से फिर से दोबारा से सोचने की कोशिश की गई है इजराइल के अंदर और पूरे विश्व में भी, तो होना चाहिए था कि किसी तरह का शांति संदेश मिलना चाहिए था बड़ी शक्तियों से। पर इस वक्त वो शायद कम नज़र आ रहा है और युद्ध को युद्ध से जीतने की मुझे लगता है एक कोशिश में नज़र आती है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक दूसरा और महत्वपूर्ण विषय हमारे पास है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच में काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। सारी छुर्रियां भर देती हैं